फिल्म की शुरुआत होती है सेइजी से, एक छोटी लड़की जिसके पास एक असामान्य उपहार है। वह कभी भी हैंडसम लड़कों के सामने अपनी भावनाएं जताने में शर्माती नहीं। जब उसे अपने किसी सहपाठी पर क्रश होता है, वह तुरंत उसे बता देती है। उसकी हैरानी और खुशी के लिए वह लड़का भी उसे पसंद करने की बात स्वीकार करता है और सेइजी खुशी के आंसुओं में फूट पड़ती है। लेकिन किस्मत क्रूर होती है। अगले ही दिन वह लड़का अचानक किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। साल बीतते हैं और सेइजी बदल जाती है। उसके बाल अब पहले जैसे सीधे नहीं रहते, जैसे उसकी जुड़वां बहन हिएजी के रहते हैं। वह सोचने लगती है कि कहीं यह फर्क उसके पिता की जलन की आदत विरासत में मिलने की वजह से तो नहीं। बाद में वह एक पड़ोसी लड़के से चोरी छिपे प्यार करने लगती है और उसके लिए एक तोहफा भी तैयार करती है। जिस दिन वह हिम्मत जुटाकर उसे प्रपोज करने का सोचती है, लड़का उसके दरवाजे पर दस्तक देने आता है, लेकिन वह उससे नहीं, हिएजी से मिलने आया होता है। वह कड़वा अनुभव सेइजी को कसम खाने पर मजबूर कर देता है कि वह कभी दोबारा किसी को प्रपोज नहीं करेगी। ये कसम तब टूटती है जब वह समुद्र तट पर हायोन से मिलती है। उसकी लहरों जैसी खूबसूरत चाल उसे पहली ही नजर में मोहित कर लेती है। अगले दिन हायोन स्कूल में दिखाई देता है और सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन सभी की हैरानी के लिए वह सेइजी को हाथ हिलाता है, जिससे वह जम सी जाती है और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। शर्मिंदा होकर वह बताती है कि कल वह उससे बीच पर बस संयोग से मिली थी। क्लास में सेइजी मॉक एग्जाम की रैंकिंग देखती है और हायोन का नाम टॉप 100 में पाती है, जिससे उसे शाम के सेल्फ स्टडी रूम में एंट्री मिल जाती है। अफवाह है कि वहाँ प्रपोज करने पर लगभग हमेशा सफलता मिलती है, लेकिन सेइजी उदास हो जाती है। उसके अंक इतने अच्छे ही नहीं कि उसे भी वहां जाने का मौका मिले। ब्रेक में वह और उसके दोस्त हायोन को बास्केटबॉल खेलते देखते हैं। प्रशंसक लड़कियों से घिरे हायोन को देखकर सेइजी फैसला करती है कि उसे अलग दिखना होगा। वह उसके लिए एक ड्रिंक खरीदती है, अपना नाम लिखती है और कैंटीन वाले से उसे देने के लिए कहती है, लेकिन मालिक पहले से ही जानता है कि यह किसके लिए है। उस दिन कई लड़कियां वहीं अनुरोध कर चुकी थीं। बाहर सेइजी अपनी घुंघराले बालों वाली दोस्त इनसे मिलती है, जिसके हाथ में भी हायोन के लिए पानी की बोतल होती है। स्कूल के बाद सेइजी फिर बीच पर लौटती है, उम्मीद करते हुए कि हायोन फिर दिखाई देगा। वह समुद्र में इंतजार करती है, लेकिन उसकी जगह एक दूसरा लड़का आता है। वह उसका गिरा हुआ नेम टैग उठा लेता है और जब उसकी शर्ट पानी में बह जाती है, वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खुद गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता और सेइजी तुरंत उसे बचाती है। वह उसे किनारे घसीट लाती है और CPR देने झुकती है, लेकिन उसके होंठ छूने से पहले ही वह अचानक जाग उठता है। सेइजी गुस्से और शर्म से भरी उसे खूब डांटती है, लेकिन अंदर ही अंदर राहत महसूस करती है कि वह सुरक्षित है। अगले ही दिन वही लड़का जेयुक सेइजी के स्कूल और उसकी क्लास में ट्रांसफर होकर आता है। उसकी टांग उस घटना में घायल हो गई थी और वह प्लास्टर में है। दोनों तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। शिक्षक बताते हैं कि जेयुक उम्र में बड़ा है। उसने पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया था, असफल रहा और अब उसे स्कूल लौटना पड़ा। सेइजी उसे गर्मजोशी से बधाई देती है, लेकिन वह ठंडा चेहरा बनाए बहुत कम बोलता है। अगले सुबह वह उसे प्लास्टर के साथ संघर्ष करता देखकर मदद करने की जिद करती है, हालांकि वह मना करता रहता है। सुपरवाइजर जेयोंग नाम के एक और छात्र को डांटकर उसे जेयुक की मदद करने के लिए कहता है। बाद में सेइजी को नेम टैग न पहनने के लिए डांट पड़ती है। वह झूठ बोलती है कि वह कहीं खो गया होगा, जबकि असल में वह अब भी जेयुक के पास है, जिसने अभी तक उसे लौटाया नहीं। लंच में सेइजी और उसके दोस्त जेयुक के लिए खाना लाते हैं, जिससे वह हैरान हो जाता है। जब अन्य लोग पूछते हैं कि क्या सेइजी ने सच में बीच पर उसकी जान बचाई थी, जेयुक चुप रहता है, लेकिन सेइजी गर्व से जवाब देती है और क्रेडिट लेती है। हंसते हुए वह कहती है कि अब उसे उसके एहसान चुकाने होंगे। उसकी छतरी पकड़नी होगी, खाना लाना होगा और सबको आइसक्रीम खरीदनी होगी। जेयुक मना नहीं कर पाता। बाद में उसके दोस्त उसके लिए नया नेम टैग बनाते हैं। जेयुक लगभग पुराना वाला लौटाने वाला होता है, लेकिन जब वह दूसरों को यह कहते सुनता है कि शायद जिसने नेम टैग लिया है वह उसे पसंद करता है, वह चुपचाप हाथ वापस खींच लेता है। इसी बीच सेइजी फिर कहती है कि उसका दिल केवल हायोन के लिए है, मुझे वही पसंद है, किसी और के लिए जगह नहीं, वह घोषित करती है। तभी अचानक एक बॉल उसकी ओर उड़ती है, लगभग उसे मार ही देती, लेकिन आखिरी पल में कोई उसे किक मारकर दूसरी ओर भेज देता है और वहाँ खड़े होते हैं हायोन उसकी ओर सीधे आते हुए। हायोन गलती से बॉल से उसे चोट पहुंचाता है और तुरंत माफी मांगता है, जबकि सेइजी नजरें झुका लेती हैं शर्म और घबराहट में। उसके दोस्त तुरंत चिढ़ाते हैं कि शायद उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उससे बात करने का मौका मिले, लेकिन जेयुक ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। क्लास में वापस सेइजी के दोस्त बताते हैं कि इंचॉन के बाल फिर से सीधे हो गए हैं। हैरान होकर सेइजी अगले क्लासरूम में दौड़ती है। ये सच था और ये वही था जिसका वह हमेशा सपना देखती थी। पूछताछ करने पर पता चलता है कि इंचॉन ने जंगमई सैलून में 200,000 वॉन खर्च करके स्ट्रेटजी
स्ट्रेटनिंग करवाई है। जिज्ञासा और उम्मीद उसे और उसके दोस्तों को सैलून तक ले जाती है। भले ही सेइजी के बाल स्वाभाविक रूप से बहुत घुंघराले थे, दुकान की मालकिन उसे भरोसा दिलाती है कि उन्हें भी बदल दिया जाएगा। घर लौटकर वह अपनी सारी बचत निकालती है, लेकिन रकम इलाज के लिए पर्याप्त नहीं थी। उदास होकर वह फिर सैलून लौटती है, बस देखने के लिए, और तभी वह सुनती है कि जयुक दुकान की मालकिन को माँ कह रहा है। उसके मन में एक पागलपन भरा विचार आता है। अगले दिन वह जयुक से असामान्य गर्मजोशी से पेश आने लगती है, अलग तरह से अभिवादन करती है। स्कूल के बाद वह सैलून के बाहर उससे यूं ही टकराने का नाटक करती है और पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। वह बताता है कि यह सैलून उसकी माँ का है। वह तुरंत भीतर भागती है, खुद को उसकी करीबी दोस्त बताती है और यह भी याद दिलाती है कि उसने बीच पर उसकी जान बचाई थी। वह वादा करती है कि स्कूल में वह उसका ख्याल रखेगी और बदले में बाल सीधे करवाने की ओर इशारा करती है। उसकी माँ मुस्कुराती है और मान जाती है, लेकिन केवल तब जब उसका प्लास्टर उतर जाएगा। इसके बाद सेइजी पूरी तरह जयुक की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाती है। वह उसे क्लास तक ले जाती है, पढ़ाई में मदद करती है और उसे सुरक्षित घर पहुंचाती है। वह उसकी माँ को सैलून की रीओपनिंग के लिए पर्चे बांटने में भी मदद करती है। एक बरसाती शाम वह उसे अपने पिता के गोदाम में ले जाती है, उसे कपड़े उधार देती है। अंदर उसकी कॉमिक बुक्स के ढेर लगे हैं। जब वह पूछती है कि क्या उसे पढ़ना पसंद है, जयुक स्वीकार करता है कि उसने कभी पढ़ा नहीं। इससे वह चौंक जाती है। वह उत्साह से अपनी पसंदीदा किताबें निकालती है और उसे गोदाम का पासवर्ड भी दे देती है ताकि वह कभी भी आ सके। इसी समय सेइजी और उसके दोस्त हायोन को प्रपोज करने के लिए ओरिगामी मोतियों को मोड़ने लगते हैं। उन्होंने सुना था कि उसकी प्रतिद्वंद्वी मीजिन 1000 मोती मोड़ रही है, इसलिए वे 10,000 मोतियों का लक्ष्य तय करते हैं। जब जयुक उसकी योजना सुनता है, वह चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सेइजी उसे रोक लेती है। उसका काम बहुत जरूरी है। प्रपोज से पहले उसके बाल सीधे करवाने में उसे ही मदद करनी होगी। मजबूरी में वह रुककर मोती मोड़ने लगता है। बाद में सेइजी एक छात्र से सेल्फ स्टडी रूम में सीट बदलने की विनती करती है, क्योंकि वह जगह प्रपोज के लिए सबसे सही मानी जाती है, लेकिन वह इनकार कर देता है। कहता है कि इससे उसका प्रदर्शन खराब होगा। चिढ़कर वह उस पर फट पड़ता है। क्या तुम सोचती हो कि वहाँ प्रपोज करने से वह तुम्हें पसंद करने लगेगा? क्या हायोन अंधा है? तुम्हारा कोई चांस नहीं है। अपना समय बर्बाद मत करो। उसके इन कड़वे शब्दों ने सेइजी का मन तोड़ दिया। उसी शाम सेइजी आंसुओं में डूबी जयुक के घर पहुंचती है। वह ओरिगामी मोतियों का जार उसके हाथ में देकर चुपचाप लौट जाती है। जब वह गोदाम लौटती है, दरवाजा खुला मिलता है। अंदर जयुक कॉमिक पढ़ता बैठा होता है। सेइजी अब भी अपने सपने से चिपकी हुई कहती है कि वह हायोन से तभी प्रपोज करेगी जब उसके बाल सीधे होंगे, क्योंकि उसी रूप में वह उसे पसंद करेगा। तभी जयुक एक जार निकालता है जिसमें पिछले कुछ दिनों से वह चुपचाप मोती मोड़ता रहा था। सेइजी दंग रह जाती है जब वह पूछता है कि इन मोतियों का असली मतलब क्या है। वह नरम स्वर में कहती है, इनमें मेरे, तुम्हारे और मेरे दोस्तों की भावनाएं हैं। अगर हायोन मुझे ठुकरा भी दे, मैं यह जार हमारी साथ बिताई यादों के लिए रखूंगी। अगले दिन सेइजी जयुक के घर पहुंचती है और देखती है उसका प्लास्टर उतर चुका है। वह बहुत खुश होती है। उसकी माँ उसे उसके वादे की याद दिलाती है कि उसके ठीक होते ही वह उसके बाल सीधे कर देगी। सेइजी मुस्कुराती है, लेकिन फैसला करती है कि वह यह काम प्रपोज वाले दिन से ठीक पहले करेगी। स्कूल में मॉक एग्जाम के नतीजे लगे होते हैं। सभी की हैरानी के लिए जयुक का नाम टॉप रैंकर्स में आता है। उसने कड़ी मेहनत की थी, क्योंकि सेइजी को किसी ऐसे की जरूरत थी जो सेल्फ स्टडी रूम में सीट पा सके। जयुक जब सीट बदलने का प्रस्ताव रखता है ताकि सेइजी अपनी इच्छा पूरी कर सके, उसका मन हल्का हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाती, एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। खबर फैलती है कि हायोन एग्जाम में फेल हो गया है। उसे लगता है जैसे किस्मत फिर उसके साथ खेल रही है। एक दिन एक पड़ोसी सेइजी के घर आता है और उसकी माँ से जियांगमी के परिवार के बारे में बात करता है, जो हेयर सैलून चलाते हैं। वह बताता है कि उनका बेटा जयुक स्कूल में सबसे होनहारों में से है और उसके पिता एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी अस्पताल में प्रोफेसर हैं। सेइजी की माँ सोचती है कि इतना सफल परिवार यहाँ रहने को क्यों मजबूर हुआ। पड़ोसी सच बताता है, पति जलन से भरा था, अक्सर पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता था और अपना गुस्सा बेटे पर भी निकालता था।